गुड मॉर्निंग, मैं शिवाशीष सुमन। आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग यूपीएससी मेंस 2023 का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। देखिए, यूपीएससी 2023 का है, ये इकोनॉमी सेक्शन का क्वेश्चन है जीएस से। भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है? इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। 150 शब्द में लिखना है। शब्दों की सीमा दे दिया 150 शब्द में लिखना है। मार्क्स रहेगा आपका 10 नंबर। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको लिखना होगा, अपना मटेरियल इसमें डालना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। पहले बातों को समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर किस तरह से देंगे वो समझेंगे। पहले उसको हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। अभी क्या क्या लिखेंगे वो नहीं बता रहे हैं, है ना, क्योंकि लिखेंगे बड़ा संक्षिप्त में, जो पूछा वही लिखेंगे। लेकिन समझने के लिए, जानकारी के लिए कुछ चीज़ का जानकारी होना जरूरी है। जैसे डिजिटलीकरण क्या होता है, पहले वो समझ जाते हैं, है ना। डिजिटलीकरण क्या होता है, तो देखिए, वे सभी कार्य जिसको करने के लिए हम लोग इंटरनेट आधारित सेवाओं की ओर उन्मुख होते हैं, उसको डिजिटलीकरण कहते हैं। ठीक है, डिजिटलीकरण क्या होता है? तो वे सभी काम जिसको करने के लिए हम लोग इंटरनेट आधारित सेवाओं के लिए उन्मुख होते हैं, मतलब कि इंटरनेट से अपने काम को जब करते हैं तो उसको डिजिटलीकरण कहते हैं। आज के समय में आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनाते होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते होंगे, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, है ना। बहुत सारा काम क्या हो गया, अब इंटरनेट के थ्रू ही हो गया है। इंटरनेट से घर में बैठकर अप्लाई कीजिए। एवं रेलवे का टिकट, रेलवे का जो बुकिंग होता है वो सब क्या है, सबका सब डिजिटलीकरण है ना। बैंकिंग सेवा डिजिटलीकरण है। आराम से मोबाइल से इंटरनेट के थ्रू हम लोग काम कर लेते हैं। तो फिर से बोलते हैं कि वे सभी काम जिसको करने के लिए हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वे सब डिजिटलीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग। अब प्रश्न के हिसाब से पूछ रहा है कि उसका स्थिति क्या है। स्थिति यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण का स्थिति क्या है ना। तो हमको यहाँ पर स्थिति में बताना हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो डिजिटलीकरण हो रहा है वो अभी क्या स्थिति में है, वो बताएंगे अभी हम। इस संबंध में समस्या का परीक्षण कीजिए। समस्या को बताना है और सुधार के लिए सुझाव दीजिए, है ना। तो 3 डायमेंशन पर आंसर लिखाएगा। पहला स्थिति बोल रहा है, अर्थव्यवस्था में स्थिति। अर्थव्यवस्था में स्थिति क्या स्थिति है वो बताएंगे। दूसरा समस्या बताएंगे और तीसरा सुधार। याद रखिएगा, ये 150 शब्द में ही आपको, शब्दों की सीमा 150 शब्द में ही अपने बातों को रख देना। यानी बहुत सटीक होना चाहिए, ज़्यादा खींचा हुआ बात नहीं होना चाहिए। जो बात बोलना है वही बात बोल के निकल जाना है। जो चीज़ नहीं पूछा है उसको नहीं बताना है। जैसे कि वहाँ पर जाकर आंसर शीट में डिजिटलीकरण क्या होता है उसका परिभाषा नहीं देंगे। अभी समझाने के लिए आपको भले बोल दिए, लेकिन उसका परिभाषा नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पूछा नहीं है। वो 3 चीज पूछा है, 3 चीज पर नंबर बटा हुआ है, 10 नंबर का है। 3 तिहाई 9 हो सकता है, एक में आधा नंबर ज्यादा, एक में आधा नंबर ज्यादा मिल जाए, तो कुल मिलाकर इस टाइप से नंबर बटा रहता है। ठीक है, तो स्थिति अगर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिति क्या है, तो स्थिति देखिए कि स्मार्टफोन और इंटरनेट का पहुंच लोगों तक कितना हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि 77% जनसंख्या के पास सक्रिय सेल्यूलर कनेक्शन पहुंच चुका है। यानी स्थिति में देखिए तो 77% जनसंख्या के पास क्या है, सक्रिय सेल्यूलर कनेक्शन पहुंच चुका है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, स्थिति में देखते हैं और क्या हो सकता है स्थिति। एक तो पहला हो गया, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, 1/3 जनसंख्या
भारत की 1/3 जनसंख्या स्मार्टफोन का स्मार्ट नहीं सोशल मीडिया का प्रयोग करती है। 1/3 जनसंख्या सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया का प्रयोग करती है। कितना? 1/3 जनसंख्या। इसके बाद क्या हो रहा है कि अगर देखा जाए तो भारत में 650 भारत का 650 मिलियन स्मार्टफोन है। भारत में कितना? 650 मिलियन स्मार्टफोन है, ठीक है ना। 650 मिलियन स्मार्टफोन यूज करने वाले हैं, ठीक है। 650 मिलियन स्मार्टफोन यूज करने वाले हैं। और देखा जाए तो भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक इंटरनेट उपभोग करता है। चौथा पॉइंट दे देंगे कि भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक इंटरनेट उपभोग करता है। क्लियर? कोई दिक्कत? इतना पॉइंट हम स्थिति में बता देंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण का क्या स्थिति है। तो बता देंगे हम लोग आराम से कि 77% जनसंख्या के पास सक्रिय सेलुलर कनेक्शन है। 1/3 जनसंख्या सोशल मीडिया का उपयोग करती है। सोशल मीडिया मतलब समझ सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सब होता है ना, सब सोशल मीडिया है, ये सब का उपयोग करती है। तीसरा, 650 मिलियन स्मार्टफोन भारत में यूज हो रहा है। भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक इंटरनेट उपभोग करता है। तो समझ सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा विस्तार हो सकता है इसका स्थिति को देखकर। तो ये जो स्थिति है इसको हम फुलफिल कर दिए। जो प्रश्न पूछ रहा था कि क्या स्थिति है अर्थव्यवस्था में, क्या स्थिति है, तो हम इसको फुलफिल कर दिए ये बात बताकर, ठीक है। इसमें और अगर बताना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, लिखना संक्षेप में, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं क्या कि ई कॉमर्स जो होता है, 5वां ई कॉमर्स समझ रहे हैं ना, जो आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट होता है, ये सब का पहुंच से क्या हो गया, दायरा बढ़ गया अर्थव्यवस्था का, है ना। ई कॉमर्स के कारण अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ा, ठीक है। और लगभग क्या हो जाएगा कि ये दायरा अब तो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि देख रहे कि रोजमर्रा का काम के लिए हम लोग ई कॉमर्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि यूपीआई लेन देन जो होता है ना, यूपीआई माना जा रहा है कि आपका डिजिटल भुगतान, है ना, डिजिटल भुगतान, तो पीडब्ल्यूसी का रिपोर्ट है, पीडब्ल्यूसी है ना, हो जाएगा। पीडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म होता है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स का रिपोर्ट क्या है कि आपका 2026-27 तक यूपीआई के माध्यम से 1 बिलियन का ट्रांजैक्शन होगा, है ना। 2026-27 तक 1 बिलियन लेन देन होगा, है ना, समझ रहे हैं, ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। लेन देन या ट्रांजैक्शन, इसको इंग्लिश में क्या है, तो डिजिटल भुगतान। तो आप समझ सकते हैं कि क्या अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति है। सही बात। जनसंख्या को बता दिए, उसके बाद फिर अभी
क्या स्थिति है वो बता दें कि ई कॉमर्स के कारण अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ा है, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह। और डिजिटल भुगतान आजकल हम लोग फटाफट डिजिटल भुगतान ही कर देते हैं। तो PwC का रिपोर्ट है कि 2026-27 तक 1 बिलियन तक का लेन देन का दायरा बढ़ेगा। ठीक है, बस इतना आप स्थिति में लिख दीजिए, जो आपको सही लगे लिख लीजिए। ठीक है, अब समस्या देखते हैं कि समस्या क्या है। समस्या क्या पूछ रहा है कि इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए। तो अब समस्या के बारे में बताएंगे, समस्या क्या हो रहा है, तो इसको मिटा देते हैं, अब समस्या बता देते हैं। देखिए, समस्या देखिए, पहला क्या है समस्या, डेटा सुरक्षा। पहला समस्या में क्या हो जाएगा, डेटा सुरक्षा। डेटा सुरक्षा क्या है कि इंटरनेट आधारित सेवाओं को, इंटरनेट आधारित सुविधाओं को लेने के लिए हम लोग को कभी कभी आधार कार्ड डालना पड़ता है, आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ता है, पैन कार्ड नंबर डालना पड़ता है ना। तो उसका गोपनीयता भंग हो सकता है, जो गोपनीयता रहता है, जो प्राइवेसी होता है, भंग हो सकता है, उसका मिसयूज किया जा सकता है। तो डेटा सुरक्षा सबसे बड़ा क्या है, समस्या है ना। इससे क्या हो सकता है कि गोपनीयता भंग हो सकता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, है ना, आदि का क्या हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। क्लियर, डेटा सुरक्षा। उसी तरह डिजिटल साक्षरता एक समस्या है। बहुत लोग अभी भी डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है, मतलब उन्हें इंटरनेट चलाना नहीं आता है, मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता है, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी नहीं है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वो भी महिलाओं में ज़्यादातर। ठीक है, जिसके कारण वो डिजिटल आधारित जो सेवा होता है उसको उपयोग करने से हिचकते हैं। तो डिजिटल साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, है ना। इससे क्या होता है कि डिजिटल आधारित सेवा को प्राप्त करने से ये लोग हिचकते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है, रेलवे का टिकट कटाना है, तो रेलवे का टिकट नहीं कटवा पाते हैं, जाएंगे सीधे काउंटर पर ही टिकट कटवाएंगे। बैंकिंग लेन देन जो होता है वो आराम से घर से बैठे कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बैंक ही जाएंगे क्योंकि उन्हें वो पता नहीं है। बिजली का बिल भरना है या फिर कुछ और भी, तो वो उन सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता उनके पास नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल साक्षरता कितना अहमियत रखता है डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तीसरा में आप लिख सकते हैं क्या, तीसरा में आप आराम से लिख सकते हैं साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा मतलब क्या कि किसी का कंप्यूटर ही हैक कर लिया, है ना, या कुछ वायरस डाल दिया जिससे कि कंप्यूटर का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाए, यही होता है साइबर सुरक्षा। यानी SERT का रिपोर्ट है, CERT का रिपोर्ट है ना। CERT मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है ना, इसका रिपोर्ट है कि भारत में रैंसमवेयर यानी जो वायरस होता है, जिसे वायरस कह सकते हैं, उसका तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लगभग कितना, पिछले सालों की तुलना में
53% बढ़ गया है, मतलब वायरस फैलाने वाला काम, ठीक है ना। तो ये लगभग 53% बढ़ा है पिछले साल की तुलना में, 53% वृद्धि हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। इंटरनेट टेक्नोलॉजी होगा, नेटवर्क होगा, किसी का फ़ोन होगा, किसी का मोबाइल होगा, है ना, उसको नुकसान पहुंचाएगा ये गलत वायरस आकर। तो ये सब काम क्या करता है कि समस्या उत्पन्न करता है किसमें, डिजिटलीकरण में, ठीक है। तीसरा और क्या कर सकते हैं कि इसमें खराब डिजिटल बुनियादी सुविधा, खराब डिजिटल बुनियादी ढांचा, यानी कि डिजिटलीकरण के लिए इंटरनेट सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर इंटरनेट का पहुंच सुनिश्चित नहीं हो सका है, तो वहां पर तो डिजिटलीकरण नहीं हो पाएगा। यानी कि जो खराब डिजिटल बुनियादी ढांचा है वो भी डिजिटलीकरण को रोकता है, बढ़ावा देने से रोकता है। तो इन सब बातों को हम लोग इसमें लिख सकते समस्या के रूप में, ठीक है। डेटा सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और खराब डिजिटल बुनियादी ढांचा, यानी इंटरनेट आदि का गांव तक विस्तार नहीं हो पाया। भारत के बहुत सारे ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ तक ये सब सेवाएं पहुँच नहीं पाए हैं, मतलब वहाँ तो फ़ोन ही लगना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो फिर इंटरनेट आधारित सेवा कैसे पहुँच पाएगा, ठीक है। तो ये सब बातों को हम लोग को देखना पड़ेगा समस्या में, ठीक है। अब सुधार देखना कि सुधार क्या हो सकता है, तो बस जो समस्या है उसी को हटा देंगे तो सुधार हो जाएगा। तो समस्या को सुधारने के लिए क्या करना होगा, तो वही काम करना होगा जैसे जो डेटा सुरक्षा था उसको बढ़ाने का काम करना होगा, है ना। गोपनीयता को बढ़ाना, सुधार में क्या पड़ेगा, पहला डेटा सुरक्षा, गोपनीयता आदि को सुनिश्चित करना। गवर्नमेंट ऐसा नीति लाए, एक समग्र नीति लाए जिससे डेटा सुरक्षा, डेटा का गोपनीयता सुरक्षित हो सके, डिजिटल साक्षरता बढ़ सके, है ना। इसके लिए गवर्नमेंट काम भी कर रहा है, जैसे आईटी एक्ट 2021 में संशोधन किया गया है। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी थोड़ा बता दिए, गवर्नमेंट काम भी किया, क्या काम किया गवर्नमेंट, तो आईटी एक्ट 2021 संशोधन क्या है, जिसमें क्या है, विशेषकर डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर काम कर रहा है ना। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर ये काम कर रहा है, डेटा सुरक्षा पर ये और गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा, है ना। इसका आप जिक्र कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है भाई कि गवर्नमेंट और क्या कर रहा है, तो बुनियादी जो ढांचा है, इंटरनेट आधारित जो बुनियादी ढांचा है उसका विस्तार होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम चला रहा है ना। क्या कर रहा है, बुनियादी ढांचा का विस्तार, बुनियादी ढांचा का विस्तार, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि डिजिटल इंडिया जैसा कार्यक्रम चला रहा है, डिजिटल इंडिया। जैसे कार्यक्रम चला रहा है, इससे लिटरेसी भी बढ़ रहा है और गांव-गांव तक इंटरनेट आधारित सेवाएं भी पहुंच रही है, ठीक है। तो बस इतना सफिशिएंट है, इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका बात बन जाएगा। तो बस
ये जो हम लोग लिखे हैं, ये लोग हम समझे हैं, ये जानकारी केवल और केवल इसी प्रश्न के लिए नहीं है। इसका आप क्या कर सकते हैं कि इस नॉलेज का उपयोग बहुत जगह कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी आईटी का बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। लेकिन साक्षरता अगर नहीं है, डिजिटल साक्षरता नहीं, तो बहुत सारे किसान उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। समझ रहे बात को? इस ज्ञान को, इस नॉलेज को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल होता है, ये आपका सोचने पर निर्भर करता है कि जो सीखे हैं उसको कहाँ कहाँ हम उसको उपयोग कर सकते हैं। केवल ऐसा मत कीजिएगा कि जो पढ़े हैं उसका जो आंसर है बस उसी के लिए है, उसका आंसर को आप 10 जगह 10 तरीका से कैसे यूज कर सकते हैं वो स्किल डेवलप करना है। इसको आप एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, इस नॉलेज को आप इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं, इस नॉलेज को आप सोशल सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं, इस नॉलेज को आप डिफेंस सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं, है ना, इसी को थोड़ा सा हेर फेर करके। ठीक है, तो विशेषकर बीपीएससी 70 के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न पर ही अब बीपीएससी अपना मेंस का प्रश्न पूछने का प्रवृत्ति बनाने लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।